एक आरंभिक विश्व यात्री, अगर देखा जाए तो इब्न बतूता एक आरंभिक विश्व यात्रियों में शामिल था, जिसने भारत की यात्रा की थी और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर उसने अपनी पुस्तक रिहला में लिखा था। यहां हम देखते हैं इब्न बतूता का यहां पर कुछ परिचय दिया गया है, उसको हम देखेंगे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, मतलब जब कोई यात्री यात्रा करता था और उस यात्रा का इतना सजीव वर्णन किसी पुस्तक में लिखता था तो उसको हम यात्रा वृतांत कहते हैं। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत था, जिसे रिहला कहा जाता है, उसके यात्रा वृतांत को क्या कहा जाता है? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर मात्रा में या रोचक जानकारियां हमको देता है। मतलब रिहला जो ग्रंथ लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा, यह 14वीं शताब्दी में लिखा गया है और इस ग्रंथ से भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रचुर या पर्याप्त जानकारी हमको मिल जाती है। ये मोरक्को के इस यात्री का जन्म, ये यात्री मूलतः मोरक्को से आया था। इसका जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लाम धर्म में शरिया होता है, शरिया का पालन करने वाला परिवार था, उसके यहां इनका जन्म हुआ था। इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। यानी इब्न बतूता का जो परिवार था, इस्लामी कानून शरिया की विशेषज्ञता पर यह प्रसिद्ध था और सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की थी। मतलब इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य की और अपने शास्त्र, जो भी शरिया है उसका मुख्य रूप से शास्त्र था, उसकी शिक्षा इसने प्राप्त कर ली थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता, उसकी श्रेणी के और भी सदस्य थे, उसके धर्म के और सदस्य थे, उन श्रेणी के सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मतलब इब्न बतूता यह मानता था कि हम पुस्तक पढ़ने से हमें जो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उससे ज्यादा हमको ज्ञान प्राप्त किस चीज से हो जाएगा? हम यदि यात्रा करेंगे, और यात्रा करेंगे तो हम इस यात्रा से हमें जो जानकारी हासिल होगी वो ज्यादा कारगर साबित होगी, वो ज्यादा सटीक जानकारी होगी। पुस्तकों से जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी की अपेक्षा यदि हम यात्रा करके जानकारी अर्जित करते हैं तो वो ज्यादा सटीक और शुद्ध होती है। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया था। उसको, यानी इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत शौक था, क्योंकि वो जानता था इस बात को कि यात्रा करने से हमें जो जानकारी मिलेगी वो सटीक होगी, शुद्ध होगी। इसलिए यात्रा करने का उसको शौक था और नए नए देशों में की उसने यात्राएं की थी। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया। चूंकि शरिया कानून को मानने वाला इनका परिवार था और इस्लामी परंपरा या इस्लामी कानून होता है शरिया कानून, तो ये सबसे पहले भारत आने से पहले अपने धार्मिक स्थल मक्का की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मतलब भारत आने से पहले 1332 की बात है, 32-33 में यहां आने से पहले वो सबसे पहले मक्का गया और मक्का जाने से पहले वो सीरिया की यात्रा कर चुका था, इसके साथ साथ फारस की यात्रा कर चुका था, यमन की कर चुका था और ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय और व्यापारिक बंदरगाह थे, यहां की वो यात्रा कर चुका था। मतलब कह सकते हैं कि इब्न बतूता यात्राओं में ज्यादा विश्वास करता और स्पष्ट भी ये वो कह भी रहा है कि मैं पुस्तकों की अपेक्षा यात्राओं से अर्जित जो ज्ञान होता है उसमें ज्यादा विश्वास करता हूं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मध्य एशिया, जो एशिया का बीचों बीच का हिस्सा है, उस मध्य एशिया से के रास्ते इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंच गया था। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। इस समय हमारे देश में 1333 में तुगलक वंश का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है।
इसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करके अपनी गद्दी पर बैठा था। और इसको पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता क्योंकि इसने अपने समय में 3 योजनाएं लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन 3 योजनाओं में जो उसकी प्रमुख योजनाएं थी, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन, उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई थी। दूसरा, उसने सांकेतिक सिक्के चलाए थे जो कि तांबे के हुआ करते थे। और तीसरा, उसने 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। और तीनों योजनाएं परिस्थितियों और समय के कारण, उनके लिए परिस्थितियों और समय अच्छा नहीं था। यद्यपि योजनाएं अच्छी थी लेकिन परिस्थितियों और समय उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए तीनों योजनाएं इसको वापस लेनी पड़ी। तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो विवेकहीन थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो योजना बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको सनको बादशाह, पागल सुल्तान इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इसका न्याय बड़ा कठोर था मोहम्मद बिन तुगलक का। मतलब ये ऐसा न्याय प्रिय था कि जब भी किसी व्यक्ति को सजा देता था तो बिल्कुल इसकी स्पष्ट नीति थी, हाथ के बदले हाथ, सिर के बदले सिर, बिल्कुल ऐसी सजा थी। मतलब कहा जाता है कि वो इतना क्रूर था, इतना खूंखार था सजा देने में कि उसके दरवाजे पर लाशें पड़ी रहती थी, इतना खूंखार व्यक्ति था। तो यहां बिन तुगलक जब भारत में शासन कर रहा था 1333 में, तो इब्न बतूता ने बिन तुगलक से मुलाकात की या उसके बारे में सुन रखा था और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मतलब उसने ये देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो ठीक था, सारी चीजें उसकी अच्छी हैं, अब इतिहास में टीका टिप्पणियां तो होती हैं, लेकिन एक उसमें बहुत अच्छाई भी थी कि वो साहित्य का संरक्षक था। जो भी साहित्यकार, जो भी कवि हुआ करते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, इनका वो संरक्षण करता था। तो इब्न बतूता को लगा कि मैं भी साहित्यकार हूं, मैं भी यात्रा वृत्तांत लिखता हूं, तो ऐसा अगर हमें सुल्तान कोई मिल जाए तो हमारा वो संरक्षण करेगा और हम उसके संरक्षण में काम कर पाएंगे। तो उसने उनके बारे में सुन रखा था कि वो साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति थी, जो इब्न बतूता को आकर्षित करती है। मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सिंध आ गया था इब्न बतूता, फिर मुल्तान और कच्छ के रास्ते वो दिल्ली की ओर आया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता, उसकी नॉलेज से, उसके स्कॉलर से वो प्रभावित हुए और आकर उसकी तरफ उनका झुकाव भी हो गया। उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मतलब दिल्ली में उसकी सभा में जो भी किसी प्रकार के प्रकरण या मुकदमा या कोई विवाद आते थे तो उनका निपटारा इब्न बतूता ही कर रहा था। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया। जब तक सुल्तान का विश्वास रहा तब तक वो इस पद पर रहा। कुछ समय बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि जिससे कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक यानी सुल्तान का, दिल्ली के सुल्तान का विश्वास खो दिया। जब उसने विश्वास खो दिया तो उसे कारागार में कैद कर दिया गया, मतलब उसको जेल में डाल दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। पहले उसको जेल डाल दिया गया, गलतफहमी हो गई थी सुल्तान के और इब्न बतूता के बीच में, तो उसको जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया। बाद में जब गलतफहमी दूर हो गई तो उसको पद उसको वापस लौटा दिया गया, वापस लौटाया। लेकिन साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको चीन भेजा था। किसके लिए? 1342 में मंगोल शासक के पास, मंगोल का शासक था, उसके पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। अब नई नियुक्ति हो गई, उसको चीन जाना था, तो मालाबार तट की ओर वो बढ़ने लगा। भारत में जो मालाबार तट है उसकी ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, यानी सबसे पहले वो कहां पहुंचा? मालाबार से मालदीव पहुंचता है। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह का नगर, मतलब वो कहां जाता है?
वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह का एक नगर था और उस नगर का नाम था जायतुन, जो कि आज वर्तमान में उसको क्वांझू के नाम से जाना जाता है। चीन में जायतुन नगर था पहले, उसको वर्तमान में नाम परिवर्तन हो गया, आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है और ये आज भी वहां बंदरगाह के रूप में है। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया। उसने चीन में यात्रा की और वो कहां तक गया? बीजिंग में भी चला गया। बीजिंग यानी जो कि चीन की राजधानी थी। तो बीजिंग में पहुंचने के बाद लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। बीजिंग तो चला गया लेकिन वो चीन की जो राजधानी थी बीजिंग वहां पहुंच गया, लेकिन लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये कहां से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। तो इसने 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय के मैं उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस में से चलकर चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। मतलब उसका जो यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का, उस यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, मतलब उसने क्या किया? नई नई जो संस्कृतियां थी उनके बारे में, लोगों के आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन था, जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। मतलब जब इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की या एक यात्री के रूप में जब वो आया, तो उस समय यात्रा करना बड़ा कठिन था। यात्रा की कठिनाई है, सबसे पहले स्थल मार्ग से चलना होता था और सबसे बड़ी कठिनाई यहां की एक कठिनाई तो ये होती थी कि रास्ते में चोर और डाकू मिलते थे और ये यात्रियों को लूट लेते थे। उनका जो आवश्यक जो उनके पास सामान होता था उसको लूट लेते थे। तो सबसे बड़ी कठिनाई डाकुओं की होती थी। दूसरी कठिनाई जंगली जानवरों की भी होती थी, वो भी हमला कर देते थे। और तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई थी यात्रा की, इन यात्रियों की जो यात्रा करने की सबसे तीसरी जो कठिनाई थी, वो कठिनाई ये थी कि इन लोगों को कभी कभी बीमार हो जाते थे, जैसे ज्वर से पीड़ित हो गए, बुखार या फीवर आ गया, इसलिए भी उनको यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। देखिए हम यहां देखेंगे, वो लिखता है इब्न बतूता, क्या लिखता है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था और दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन में की थी उसने, जिसको देवगिरी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद कर दी थी, वहां की यात्रा में भी उसको 40 दिन लगे थे। और दिल्ली से ग्वालियर आने की दूरी, दिल्ली से यदि उसको ग्वालियर आना था तो यहां की दूरी वो 10 दिन में तय कर पाता था। तो मतलब यात्राओं का जो करने का तरीका था वो बेहद कठिन था और बहुत कठिन यात्राएं हुआ करती थी। ये उसने बताया। एक यात्री, यहां पर वो कहते हैं कि यात्रा के समय क्या क्या समस्याएं आती हैं। एकाकी यात्री, लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री ग्रहातुर, ग्रहातुर का मतलब घर की सुविधाओं की आवश्यकता हो जाना, हो सकता था और बीमार हो सकता था। या तो ग्रहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। यह रहला से लिया गया एक उद्धरण है। इब्न बतूता कहता है, मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, अर्थात मुझे फीवर हो गया था, और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध दिया था। जो पगड़ी बांधे हुए था वो, उस कपड़े को उसने कहां बांध लिया था? घोड़े की जो जीन होती है, घोड़े से आ रहा था, उससे बांध लिया था कि अगर कहीं मैं बेहोश हो गया या कुछ ऐसा हुआ मेरे शरीर में तो मैं गिरूंगा नहीं, कम से कम घोड़े के ऊपर स्थापित रहूंगा। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं।
वो बाहर तो आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। जब मेरा अभिवादन नहीं किया तब क्या होता है? क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो, मुझे कोई वहां पहचानता नहीं था। इब्न बतूता कहता है मुझे वहां कोई पहचानता नहीं था, तो किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मेरा परिचय हो। उस अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ, मतलब मैं अकेला ही था, इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। उसने फिर क्या किया? अभिवादन किया। यहां हम देखेंगे अफगानिस्तान, एक मानचित्र दिया गया। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता था। मतलब इब्न बतूता जिस नाम से जानता था वो यहां पर लिखे गए। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर एक यात्रा का एक मानचित्र दिया गया है। ये सिंधु नदी दिख रही है, गजना, काबुल, परवान, कुंदुज, त्रिमिद, बाख, अंधखोए, कंधार और अजुदाहन, अबुहर, सरस्वती, देहली, हंसी, मुल्तान, ऊजा, सिंधु। यहां पर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले वो कहां चला था? मोरक्को से सबसे पहले सिंध प्रांत आया था, और सिंध प्रांत यहां आने के बाद फिर उसने यात्रा की थी यहां से, और यहां से यात्रा करते हुए सबसे पहले ऊझा पहुंचा, उसके बाद मुल्तान आया। मुल्तान से दिल्ली आने में उसको 40 दिन का समय लगा था। तो ये रास्ता था अजुदाहन, अबुहर, सरस्वती, हंसी और देहली, यहां पहुंच गया था। यहां से आसपास की उसने यात्राएं की थी। उसकी कुछ यात्राओं को यहां पर बताया जा रहा है। ये कांधार है, ये गजना है, काबुल है, परवान है और कंदोज है, त्रिमिद है, बाख है और अंधखोए है। इतने स्थानों की उसने यात्रा की थी। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। उस समय जो यात्रा होती थी, यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। कई बार इब्न बतूता के जो यात्रा का उसका जो दस्ता जाता था या उसके साथ जो लोग जाते थे, उन पर कई बार डाकुओं ने आक्रमण किया था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहां तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। कारवां का मतलब होता है एक जुलूस की तरह, बहुत सारे लोग इकट्ठे उसके साथ चलते थे। पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ। जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहा था तो उसका कारवां जो चल रहा था, उस कारवां पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गया। मतलब जब मुल्तान से दिल्ली की तरफ यात्रा करके इब्न बतूता आ रहा था तो उस समय डाकुओं ने उसके कारवां पर आक्रमण किया था और डाकुओं के आक्रमण करने से उसके कई साथी को जान गंवानी पड़ी। जो बचे हुए थे उनमें इब्न बतूता भी था और इस प्रकार वो भारत आ गया था। ये कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, हम पढ़ेंगे अगला शीर्षक जिज्ञासाओं का उपभोग। इब्न बतूता के रहला में क्या क्या जिज्ञासाएं थी तो हम इनको देखेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व, मतलब इब्न बतूता एक हठीला या जिद्दी इंसान था और उसने मोरक्को जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। जब वो वापस आ गया, मोरक्को आ गया, तो मोरक्को के जो स्थानीय शासक थे, वहां के जो सुल्तान रहे होंगे, उन्होंने आदेश दिया कि जो भी आपने यात्रा की, यात्राओं से जो आपने सीखा है, जो आपने यात्राओं में देखा है, उनको एक ग्रंथ में या कहानियों में उनको दर्ज कर दिया जाए।
शिक्षा तथा मनोरंजन यहाँ स्रोत है। एक स्रोत हम ऊपर अभी स्किप करके आए हैं, उसको हम देखते हैं। घोंसला से निकलता पक्षी एक ऐसा था। यहां पर हम देखते हैं स्रोत 3 देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसने इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखा। इब्न जुजाई एक लेखक था। मोरक्को के शासक ने आदेश दिया था कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों को कहानियों में लिखे। तो वो जो लिखने वाला व्यक्ति था उसका नाम था इब्न जुजाई। इसने इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए, श्रुत का मतलब है सुने हुए लेख, जो इब्न बतूता कहता था वो लिख देता था इब्न जुजाई। अपने प्रस्तावना में लिखता है, इंट्रोडक्शन में वो क्या देता है, लिखता है, राजा के द्वारा एक सालिम निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं। मतलब इब्न जुजाई कहता है कि मैं लिखने के लिए बैठा, राजा ने आदेश दिया कि जो इब्न बतूता ने देखा यात्राओं में और जो इब्न बतूता कहें, जो रोचक बातें हैं वहां की, उनको लेखनीबद्ध करो, कलमबद्ध करो। और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। और साथ ही साथ मोरक्को के सुल्तान ने, मोरक्को के शासक ने इब्न जुजाई को यह भी निर्देश दिया कि इब्न बतूता जिन जिन देशों में गए, जहां के शासकों से मिले, वहां के संतों से मिले, उन्होंने जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया, उन सबको यहां लिखें। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंखों को प्रसन्नता दी। ऐसा साहित्य लिखवाया इब्न जुजाई के द्वारा। इब्न बतूता ने मुंह से बताया और इब्न जुजाई ने लिखा, जो मनोरंजन, मस्तिष्क को मनोरंजन देता है, मतलब रोचकपूर्ण बातें उसमें लिखी हुई थी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, मतलब इब्न बतूता ने जो किया था, जिस प्रकार गया था, उसी के पद चिन्हों पर कौन चला, कैसे उसने फॉलो किया, वो देखते हैं। 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे। 1400 से लेकर 1800 तक के बीच भारत आए यात्रियों ने, भारत में जितने भी यात्री आए थे उनमें से फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे गए। उसी से, मतलब फारसी भाषा में बहुत सारे वृत्तांत लिखे गए। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। मतलब इनके बाद अल बिरूनी और इब्न बतूता के बाद जो लेखक आए वो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। जैसे जे आए, जिस प्रकार इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, ऐसे उन्होंने करने का भी निश्चय किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। कुछ लोगों ने तो अल बिरूनी और इब्न बतूता को पढ़ा भी था कि ये किस प्रकार से इन्होंने लेख लिखे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक, ये नाम आप नोट कर लेना, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। इनमें से एक लेखक था अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 के दशक में यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 में के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, ये दूसरा यात्री है, महमूद वली बल्खी। इसने 1620 में यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी और महमूद वली बल्खी, ये दोनों ही इब्न बतूता, और इब्न बतूता से पहले कौन आया था, अल बिरूनी। ये दोनों के पद चिन्हों पर चले, उनकी यात्राओं को पढ़ा और उनके पद चिन्हों पर चल करके यहां आए थे। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी को आप देख लेना, इनके बारे में आगे कुछ और मिलेगा हमें, कि दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। तथा शेख अली हाजिन, शेख अली हाजिन, एक यहां शेख अली हाजिन भी आए थे, और इनके बारे में भी हम देखेंगे।
इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, मतलब कुछ लेखक जो थे वो भारत से सम्मोहित थे। अब हम हाजिन के बारे में भी बता दें आपको, शेख अली हाजिन। शेख अली हाजिन, इन्होंने 1740 में उत्तर भारत आए थे। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, मतलब भारत पर आकर्षित थे, अच्छा लगता था भारत उनको, और यहां तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। इनमें से जो महमूद बल्खी, जो कि भारत में 1620 में आया था, वो कुछ समय के लिए भारत से इतना प्रभावित हुआ था कि वो सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन, ये लास्ट में शेख अली हाजिन जो 1740 में आया था, भारत से निराश हुए और यहां तक कि घृणा भी करने लगे थे। देखिए, बल्कि इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने भारत में आकर के सन्यास भी धारण कर लिया था कुछ समय के लिए। लेकिन जो यहां पर जो 1740 में हाजिन आए थे, शेख अली हाजिन, ये भारत से घृणा करने लगे थे। कारण उनका क्या था घृणा करने का? बहुत निराश हुए थे और घृणा करने लगे थे। भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। जब वो भारत आए तो वो क्या सोच रहे थे कि भारत में मैं जाऊंगा तो एक बहुत बड़े उत्सव के साथ मेरा स्वागत किया जाएगा, मेरा भारत में स्वागत किया जाएगा, ऐसा शेख अली हाजिन सोच के आए थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। इतने भी यात्री आए थे, इन्होंने भारत को क्या एक अचंभे के रूप में देखा, और अचंभे के रूप में देखने के बाद वो क्या कहते हैं, यहां हम कुछ चर्चा करेंगे इस पे। अगला यात्री आएगा फ्रांसवा बर्नियर।